हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। ऑर्डर क्या होता है आपका पढ़ने का? पहले फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, और लास्ट में इंटरेस्टिंग बायोलॉजी पढ़ते होंगे। बायोलॉजी नो डाउट इंटरेस्टिंग ही लगती है सबको, ठीक है। तो आनंद हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मूवी की तरह मज़े ले रहे हैं इस बार का सेशन तो कोरोना की जय हो गई, है ना। बोले साथ में पढ़ाई भी चल रही है, नोट्स भी बन रहे हैं, इस हाथ से जो है नमकीन भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं। मूवी देखने आए हो, पॉपकॉर्न और चाहिए, बस पॉपकॉर्न की कमी रह गई, नहीं क्या? चले आगे। तो लेक्चर नंबर 9 की स्टार्टिंग अपन करते हैं। कल अपन ने सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता जो है उनका अध्ययन किया था। किसके दौरान? एलिलिक जीन अंतःक्रिया के दौरान, ठीक है जी। उस एलिलिक जीन अंतःक्रिया में अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आता है बहु एलीलता, मल्टीपल एलील। तीसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या हो गया? बहु एलीलता। क्या है भाई बहु एलीलता? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर या होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग लोकस पर अगर कोई एलील पाई जाती है तो वो क्या कहलाती हैं? नॉन एलील कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एलील वर्ड काम में आया है, इसका मतलब है समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर, समान स्थल पर दो से ज़्यादा एलील अगर पाई जाती हैं किसी एक जीन की। याद करो, किसी भी जीव में लक्षण का नियंत्रण किसकी वजह से होता है? जीन की वजह से होता है। कल आपको प्रभाव भी बताया था, डोमिनेंसी का वर्णन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो उसको वापस रिवाइज कर लेना आप। यहाँ पर लक्षण के लिए जीन पाई जाती है। किसी भी जीव में एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, दो भिन्न रूप होते हैं, वो भिन्न रूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो समान लोकस पर होना जरूरी है। लेकिन समान लोकस पर अभी तक तो अपन ये देख रहे थे कि एक जोड़ी एलील पाई जाती हैं। अगर एक जोड़ी से ज़्यादा पाई जाती हों या दो एलील से ज़्यादा एलील अगर प्रेजेंट होती हो तो ये क्या कहलाता है? मल्टीपल एलील कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर एक जीन की दो से अधिक एलील उपस्थित होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहु एलीलता, मल्टीपल एलीलिन कहा जाता है, ठीक है। अब समान लोकस पर, ये जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, समान लोकस पर एक जोड़ी एलील, ये तो अभी तक पढ़ते आए थे अपन। लेकिन इससे ज़्यादा अगर प्रेजेंट हो एक ही लोकस पर तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? मल्टीपल एलीलिन कंडीशन कहलाती है। कारण क्या है इस मल्टीपल एलीलिक कंडीशन का? इसका कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ठीक है। लेकिन वो म्यूटेशन कैसे हो? लगातार हो और भिन्न भिन्न दिशाओं में हो। अगर म्यूटेशन एक ही दिशा में होते चले जाएंगे तो उसका जो फिनोटिपिक प्रभाव आएगा वो भी समान आएगा, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग एलील का अफेक्ट भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। लक्षण तो एक ही रहेगा लेकिन उस लक्षण के जो ट्रेट हैं वो ट्रेट जो है वो अलग अलग बन जाएंगे। वो ट्रेट अलग अलग तभी बनेंगे जब रिपीटेड म्यूटेशन हो, और रिपीटेड म्यूटेशन सेम डायरेक्शन में नहीं हो, अलग अलग दिशाओं में हो। तो कारण क्या बन गया इसका? बहु एलीलता का कारण है रिपीटेड म्यूटेशन किसमें?
भिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शन में, भिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर रिपीटेड म्यूटेशन होता चला जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? बहु एलील का निर्माण होता है। ठीक है जी। उदाहरण क्या है इसकी? एग्जाम्पल एक साथ पहले बता दूं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे इनको अपन। ड्रोसोफिला में नेत्र का जो रंग होता है वो मल्टीपल एलील का उदाहरण है। ड्रोसोफिला क्या बोला था इसको? फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। आगे चलकर डिटेल में बताएंगे इसके बारे में भी। फल मक्खी ड्रोसोफिला। कितनी एलील होती हैं ड्रोसोफिला? आई कलर बोलना, आई कलर, नेत्र रंग, हिंदी में लिख देते हैं नेत्र रंग। कितनी एलील होती हैं बच्चों? 15 एलील होती हैं इसके लिए। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मानव रक्त समूह है। कितनी एलील होती हैं? 3 एलील होती हैं इसके लिए। ठीक है जी। तीसरा एग्जाम्पल है रैबिट में कोट का रंग। कोट मतलब जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं वो कोट कहलाते हैं। ठीक है। रैबिट बोले तो खरगोश, रैबिट में कोट रंग। कितनी एलील होती हैं इसके लिए? 4 एलील होती हैं। ठीक है जी। ये जो बहु एलील हैं, इन बहु एलील की विशेषताएं क्या हैं वो विशेषताएं देखना। पहली विशेषता, बहु एलीलता का अगर अध्ययन करना है तो समष्टि का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक लक्षण के लिए, एक जीन के लिए 2 से ज़्यादा एलील पाई जा रही हैं, ये समष्टि में ही देखी जाएंगी, क्योंकि एक द्विगुणित जीव में तो कितनी एलील होंगी? अधिकतम 2 ही एलील होंगी। तो 2 से ज़्यादा एलील का प्रभाव देखना है तो पूरी समष्टि का अध्ययन करना पड़ेगा, उस समष्टि में देखा जाएगा। जैसे ड्रोसोफिला में नेत्र का रंग देखा है, तो ड्रोसोफिला की अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनमें जो है उनके रंग की बात की जाएगी। मानव में रक्त समूह है, तो मानव में रक्त समूह है, कल मैंने कोडोमिनेंस में आपको पढ़ाया था, IA एलील होती है, IB एलील होती है, I0 एलील होती है। किसी भी मानव में इन 3 एलील में से अधिकतम 2 ही एलील हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। हाँ या ना? तो समष्टि का अध्ययन करना पड़ता है। द्विगुणित जीव में 2 ही एलील उपस्थित होती हैं, दूसरा सिग्निफिकेंस है इसका, दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है इसकी, युग्मक निर्माण के दौरान युग्मक में एक ही एलील पहुंचती है। एलील बहु एलील है, ये सेम लोकस पर 2 से ज़्यादा पाई जा रही हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के दौरान जो है ये एक गैमेट में एक ही एलील का स्थानांतरण देखा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषता इसकी बनेगी, सिग्निफिकेंस इसका बनेगा, वो ये कि ये जो बहु एलील हैं ये अलग अलग स्थितियों में प्रभावी अप्रभावी संबंध भी दर्शाती हैं, सहप्रभाविता भी दर्शाती हैं, और अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे करेंगी? एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाएगा। तो इनकी विशेषताएं लिख लेना, सिग्निफिकेंस आ जाएगा इसका। सिग्निफिकेंस या विशेषता ऑफ किसकी? मल्टीपल एलील। बहु एलील की विशेषताएं। नंबर 1, बहु एलीलता देखने के लिए समष्टि अध्ययन जरूरी होता है। बहु एलील
जनसंख्या अध्ययन के दौरान देखा जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, किसी भी द्विगुणित जीव में, डिप्लॉइड जीव में डिप्लॉइड इंडिविजुअल में कितनी एलील होती हैं? बहु एलील में से 2 एलील ही उपस्थित होती हैं। ठीक है। युग्मक निर्माण के दौरान गैमेट में एक एलील का ही स्थानांतरण हो पाता है। एक एलील का स्थानांतरण होता है। ठीक है जी। और भिन्न स्थितियों में बहुएलीलता कौन कौन सा प्रभाव दर्शाती है? प्रभावी अप्रभावी संबंध दर्शाती है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाती है, सहप्रभाविता दर्शाती है। इसको ड्रोसोफिला के नेत्र रंग और मानव के रक्त समूह का एग्जाम्पल लेकर तीनों को डिफाइन करेंगे आगे। भिन्न स्थितियों में बहुएलील निम्न प्रभाव दर्शाती है। ठीक है जी। निम्न प्रभाव कौन कौन से हैं? ये प्रभावी अप्रभावी संबंध भी दर्शाती है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी दर्शाती है, नंबर 2 ये अपूर्ण प्रभाविता भी दर्शाती है, और ये सहप्रभाविता भी दर्शाती है। सहप्रभाविता को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब यहाँ पर ड्रोसोफिला का नेत्र रंग जो है उसके लिए थोड़ी सी बातें वो याद रखनी है, इनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ड्रोसोफिला में नेत्र रंग के लिए कितनी एलील पाई जा रही हैं? 15 एलील पाई जा रही हैं। इनमें जो जंगली प्रकार है, वाइल्ड टाइप है एलील का, जंगली प्रकार या वाइल्ड टाइप बोलो एक ही बात है, वाइल्ड टाइप, ये कौन सा होता है? लाल नेत्र, नेत्र का रंग कैसा हो? रेड आई हो, लाल रंग। ठीक है जी। और इसके लिए नोटेशन कैपिटल W। जो नॉर्मल आई है, सामान्य नेत्र, नॉर्मल आई का कलर जो है वो होता है सफ़ेद, श्वेत, वाइट। उसके लिए स्मॉल w। मैंने क्या कहा था? एलील का नोटेशन डोमिनेंट रिसेसिव दोनों के आधार पर दे सकते हो। दिया किसके आधार पर जाता है? मेंडल ने किसके आधार पर दिया था? डोमिनेंट के आधार पर। आगे मॉर्गन जब प्रयोग करेंगे तो ये रिसेसिव के आधार पर जो है इनको नोटेशन दिया जाएगा। ठीक है। और नेत्र का अन्य रंग जो है, अन्य रंग इन दोनों के मध्य का होता है, लाल और सफ़ेद का के मध्य, लाल व श्वेत के मध्य। ठीक है जी।
तो ये अपना 3 टाइप के क्या बन जाते हैं, 2 तो मेन कलर लाल कलर की आई और सफ़ेद कलर की आंखें, और अन्य रंग लाल से सफ़ेद के बीच में कोई सा भी कलर हो सकता है। ठीक है जी। तो मानव रक्त समूह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपन ने 3 एलील की बात की थी। ठीक है जी, कौन कौन सी, IA, IB और I0। मैंने क्या कहा था, IA के साथ IA आए तो भी A ब्लड ग्रुप है, IA के साथ में I0 आ जाए तो भी A ही ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब ये IA प्रभावी है किसके ऊपर, I0 के ऊपर। तो कौन सा संबंध आ गया यहाँ पर, प्रभावी अप्रभावी संबंध स्थापित हो गया IA I0 के केस में। ठीक है, तो प्रभावी अप्रभावी संबंध के लिए लिख लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल IA I0 का केस, हाँ या ना। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो किस में आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखें ये जो अन्य रंग आ रहे हैं वो इन दोनों के बीच का आ रहा है, तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या बोला था, दोनों पत्रिकों के मध्य का आता है, हाँ या ना। तो ये ड्रोसोफिला का आई कलर एग्जाम्पल के रूप में बोल देना, ड्रोसोफिला आई कलर। ठीक है जी। ऐसे ही ब्लड ग्रुप में अब एक कंडीशन ये भी बनती है कि IA और IB दोनों साथ में आ जाएं, IA IB दोनों साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, AB बनता है। दोनों ही एलील अपना प्रभाव दर्शाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता के लिए एग्जाम्पल के रूप में लिख देना, क्या आ जाएगा, IA और IB साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, AB ब्लड ग्रुप। मेरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको मिटा दें और बाकी का जो है इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मानव रक्त समूह की। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। कर लिया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, मानते हैं आपकी बात को। मल्टीपल एलील चल रहा है। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, अपना मानव में रक्त समूह है। एग्जाम्पल 2 है, पहला तो नेत्र रंग करवा दिया मैंने, एग्जाम्पल 2 है मानव रक्त समूह है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो इसके विषय में कल सहप्रभाविता के दौरान मैंने बताया था कि मानव में भिन्न प्रकार का रक्त समूह जो है भिन्न प्रकार की आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी भिन्न प्रकार की किसके कारण होती हैं, उनकी सतह से बाहर की ओर निकली हुई शर्करा के कारण होती है, पॉलीसैकेराइड के कारण होती है। ठीक है जी। अब ये जो पॉलीसैकेराइड जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकली हुई हैं, ये शर्करा का निर्माण नियंत्रित कौन करता है, आई जीन करता है। आई जीन की कितनी एलील होती हैं, 3 एलील होती हैं, IA, IB, I0। IA भी शुगर बनाती है, IB भी शर्करा का निर्माण करती है, लेकिन I0 किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं करती। IA और IB के द्वारा जो शर्करा बनाई गई हैं वो थोड़ी बहुत एक दूसरे से भिन्नता दर्शाती हैं। ठीक है जी। इस कारण ये दोनों शर्करा बना रही हैं, तो ये तो दोनों IA और IB तो क्या बन गई, प्रभावी, लेकिन I0 किसी भी शर्करा का निर्माण नहीं कर रही है, कोई भी फिनोटाइप ये नहीं दर्शा रही है, तो ये क्या बन जाती है, अप्रभावी बन जाती है। ठीक है जी। तो उन बातों को आगे प्रोसीड करते हुए दोबारा नहीं लिखेंगे उनको, मैं सीधी एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने। ब्लड ग्रुप, जो फिनोटाइप के रूप में है, एंटीजन प्रतिजन हो जाएगा, प्रतिजन क्या बोलते हैं भाई इसको, एंटीजन। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। जो शुगर बन रही है, किस टाइप की शुगर बनेगी, वो शुगर ही क्या बनाती है, प्रतिजन एंटीजन बनाती है। प्रतिजन और ब्लड में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी।
प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? ये तो आरबीसी की सतह पर होता है प्रतिजन, तो ये प्लाज्मा में उपस्थित होती है, रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ठीक है जी। इसके आधार पर क्या बन जाएगा? इसका जीनोटाइप बन जाएगा, ठीक है, जीनी प्रारूप बन जाएगा। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप की अगर बात करें तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है मानव में। कौन कौन सा है? ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, ओ रक्त समूह है। जैसा रक्त समूह है वैसा उसमें क्या होता है? प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, और उसके विपरीत वाला क्या पाया जाता है? उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है जी। तो ए ब्लड ग्रुप प्रतिजन, ये ए है तो प्रतिजन भी ए होगा, ये बी है तो प्रतिजन भी बी होगा, ये ए बी है तो प्रतिजन ए एंड बी दोनों होंगे, और ये ओ है तो अनुपस्थित होता है प्रतिजन। अनुपस्थित होगा एंटीजन, ठीक है जी। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, उसके विपरीत एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। ए के विपरीत कौन सी पाई जाती है? एंटी बी। एंटी बी का मतलब हो गया ये किसके विरुद्ध काम करती है? बी एंटीजन के विरुद्ध काम करती है। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन सा दे दिया? बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, तो बी ब्लड ग्रुप में क्या पाई जा रही है? एंटीजन बी, और इसके पास ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है? एंटी बी। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाते हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्रिया हो जाती है, जिसको एग्लूटिनेशन कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये एग्लूटिनेशन के कारण रक्त का थक्का बन जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बी के विरुद्ध वाली क्या पाई जाती है? एंटी ए उपस्थित होती है। ए एंड बी दोनों प्रतिजन है, यहाँ पर प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है ए बी में। अनुपस्थित होता है, यहाँ पर प्रतिजन तो अनुपस्थित है, लेकिन प्रतिरक्षी जो है वो एंटी ए भी पाया जाता है, एंटी बी भी पाया जाता है। एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, ठीक है जी। ये ए ब्लड ग्रुप किस एलील के कारण बना था? आई ए एलील के कारण, ठीक है जी। ये किसके कारण बना था? आई बी एलील के कारण। ये किसके कारण बना था? दोनों के कारण, आई ए एंड आई बी के कारण। और ओ ब्लड ग्रुप किसके कारण बना था? जब होमोजाइगस कंडीशन में I0 आता है तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाता है। क्लियर? अब इन एलील के आधार पर मैं इनका जीनोटाइप बना देता हूं। अगर IA के साथ में IA डिप्लॉयड इंडिविजुअल में आ जाए तो A ही बनेगा, IA के साथ में I0 आ जाए तो भी A ही बनेगा, क्योंकि ये तो अप्रभावी है ना। तो इसके साथ A आ जाएगा तो A बन जाएगा, इसके साथ B आ जाएगा तो B बन जाएगा, इसके साथ I0 आ जाएगा तो O बन जाएगा। तो A ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कौन सा बनता है? या तो IA के साथ में IA आ जाए, या फिर IA के साथ में कौन आ जाए? I0 कंडीशन आ जाए। तो दो जीनोटाइप बनते हैं किसके? A ब्लड ग्रुप के। ऐसे ही B ब्लड ग्रुप के लिए IB के साथ में IB आ जाए, या फिर IB के साथ में I0 आ जाए। हाँ है ना। तीसरा AB की अगर बात करूं तो एक ही जीनोटाइप बनता है, IA और IB दोनों साथ आएंगे तो फिर क्या बनेगा? AB ब्लड ग्रुप बनेगा। और लास्ट वाले में अगर बात करें O ब्लड ग्रुप में, तो होमोजाइगस कंडीशन जरूरी है, I0 कंडीशन आनी जरूरी है। तो मानव के रक्त समूह के केस में फिनोटाइप कितने आते हैं? A B A B O, 4 फिनोटाइप आते हैं, लेकिन जीनोटाइप कितने आते हैं? 2 और 2 4, 5 और 6। तो मानव रक्त समूह के लिए नोट लगाकर पॉइंट लिख लेना। इस वाले केस में फिनो कितने हैं? फिनोटाइप है भैया 4, और जीनो कितने हैं? जीनोटाइप है भैया यहाँ पर कितने? 6 जीनोटाइप बन जाते हैं। क्लियर जी? अब किसका ब्लड किसको दिया जा सकता है? ठीक है, तो जिसमें एंटीजन नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हो, सबको दे सकते हो। इसका मतलब इसका ब्लड मैंने जैसे A को दिया तो इसके पास एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें क्या एंटी बी है,
तो रिएक्शन तो होगी नहीं एंटीजन एंटीबॉडी की, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप मैंने ए बी को दिया, ए बी को दिया तो यहाँ एंटीजन भी नहीं है या एंटीबॉडी भी नहीं है, आसानी से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का ब्लड ग्रुप बी को दिया, इसके पास एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटी ए है, एंटी ए अकेला क्या करेगा, ये तो किसके साथ क्रिया करेगा, अगर यहाँ क्या पाया जाता हो, ए पाया जाता हो, एंटीजन ए होगा तो फिर इनकी आपस में क्या होती है, क्रिया होती है। तो जिसके पास प्रतिजन नहीं है वो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, और जिसके पास प्रतिरक्षी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही कहलाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर की बात और याद रख लेना। एक नोट तो ये हो गया आपका, और नोट में नंबर 2 हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर। ये ब्लड ग्रुप के दौरान आपको पढ़ा भी दिया गया है, ठीक है जी। यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है इसको, सर्वदाता कौन है, ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही, ये कौन बनता है साहब, ए बी ब्लड ग्रुप को सबका ब्लड ग्रुप आप दे सकते हो। ए बी वाले को अगर ए का देते हो तो इसके पास एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो प्रतिजन क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। बी का देते हो तो एंटीबॉडी तो है ही नहीं, बी एंटीजन अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ओ का देते हो तो ओ के पास तो एंटीजन भी नहीं है, तो सबका ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है किसको, ए बी वाले को, ठीक है जी। तो ये अपनी बात होगी किसकी, मानव रक्त समूह की। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा, कोट कलर इन रैबिट, मिटाऊं इसको। तीसरा एग्जाम्पल आ जाएगा, खरगोश में देह है बालों का रंग। कोट कलर मतलब शरीर के जो बाल होते हैं, त्वचा पर जो बाल होते हैं, उस त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है, उन बालों की वजह से होता है, और वो बालों का रंग क्या कहलाता है, कोट कलर कहलाता है भैया। तो तीसरा एग्जाम्पल आ जाएगा मल्टीपल एलील में, कौन सा, कोट कलर इन रैबिट। देह है रोमों का रंग, रोम का मतलब बाल, ठीक है जी। जो कोट कलर है रैबिट में वो होता है कौन कौन सा, अकाउटी, नंबर 2 चिंचिला, नंबर 3 हिमालयन, और चौथा हो जाएगा एल्बिनो। एल्बिनो रंजकहीन, रंजक नहीं पाया जाता, पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एगोटी, ये हो गया चिंचिला, हिमालयन और एल्बिनो। एगोटी के लिए जो एलील होती है, कोट कलर इन रैबिट अभी पहले ही बता दिया कितनी एलील पाई जाती हैं, 4 एलील पाई जाती हैं इसके लिए, ठीक है जी। कौन कौन सी होती हैं 4 एलील, अगोटी के लिए तो होता है कैपिटल सी, चिंचिला के लिए होता है कैपिटल सी के ऊपर CH लगा दो तो चिंचिला बन जाएगा, हिमालयन के लिए कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल h लगा दो तो हिमालयन बन जाएगा, और एल्बिनो रिसेसिव होता है, कोई भी फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं करता तो स्मॉल c, तो 4 एलील ये हो जाती हैं। तो अगोटी के लिए क्या हो गया, कैपिटल सी, चिंचिला के लिए क्या हो गया, CH, हिमालयन के लिए क्या हो गया, CH, और एल्बिनो के लिए क्या हो जाता है, स्मॉल c बन जाएगा, ठीक है जी। अगोटी जो नस्ल है खरगोश की, ये बिल बनाने वाले बरोविंग, ठीक है, और कुतरने वाले रोडेंट्स कहा जाता है इनको, ठीक है जी। तो बरोविंग रोडेंट्स हैं कहाँ के, दक्षिण अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, बिल बनाने वाले बरोविंग रोडेंट्स। कहाँ के हैं, साउथ
अमेरिका। देह का रंग कैसा होता है, इनका कहलाता है, देह का रंग यहाँ पर तो सिल्वर ग्रे हो जाएगा, ये डार्क ग्रे है, डार्क ग्रे। इसको ब्राउन भी कहा जाता है, भूरा भी कहा जाता है। ठीक है जी। चिंचिला की अगर बात करें, ये भी साउथ अमेरिका का ही रोडेंट्स है, लेकिन ये तो बड़ी साइज का था, ये छोटे साइज का होता है, स्मॉल रोडेंट। अरे वर्गीकरण में रोडेंट्स पढ़े हैं ना, कुतरने वाले जंतु, चूहा जो है वो भी रोडेंट है। ठीक है, तो स्मॉल रोडेंट्स हैं कहाँ के, साउथ अमेरिका। देह का रंग कैसा होता है, सिल्वर ग्रे। ठीक है जी। हिमालयन जो होता है ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है जी, और इसकी देह का रंग सफ़ेद होता है, केवल कुछ भागों को छोड़कर कुछ भागों में वर्णकता पाई जाती है। जैसे इनकी नोज होगी, नोज वाला पार्ट जो है इनको बॉडी एक्सट्रीमिटीज कहा जाता है, शरीर के छोर कहा जाता है। तो रैबिट के शरीर का एक छोर तो ये नोज वाला बन गया, तो नोज वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, पिगमेंट होगा। आई वाले पार्ट में पिगमेंट हो जाएगा। इनके जो पैर के नीचे वाला फिट वाला भाग होगा, नीचे जो पैर की थली होती है वो वाला ब्लैक होगा, पूंछ वाला भाग इनका ब्लैक होगा, बाकी शरीर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो देह रंग कैसा है, देह रंग श्वेत होता है इनका। किसको छोड़कर, नाक, आंख, पैर और पूंछ। पूंछ कैसी होती हैं, काले रंग की। ठीक है जी। एल्बिनो संपूर्ण शरीर कैसा होता है, श्वेत इनका कहलाता है। वर्णकता होती ही नहीं है, आंखों का रंग भी इनका लाल होता है। अपन जो घरों में खरगोश पालते हैं, लाल आंखों वाले खरगोश होते हैं, वो कौन सा है, एल्बिनो किस्म कहलाती है इसकी। ठीक है, तो पूर्ण देह रंग कैसा हो जाएगा, श्वेत, श्वेत हो जाता है इनका। ठीक है जी। आंखें भी कैसी होती हैं, लाल रंग की। एल्बिनो उसको कहा जाता है जिसमें मिलेनिन वर्णक नहीं बनता है, काला रंग नहीं बनता है। ठीक है जी। यहाँ पर आंखें रेड कलर की होंगी, मिलेनिन पिगमेंट अब्सेंट हो जाता है यहाँ पर। अब ये जो 4 एलील मैंने बताई हैं, इनकी प्रभाविता का क्रम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लगा के पॉइंट लिखना, प्रभाविता का क्रम। डोमिनेंसी का ऑर्डर क्या है, कैपिटल सी जो है इन तीनों के ऊपर डोमिनेंट है, सी एच इन दोनों के ऊपर तो डोमिनेंट है लेकिन कैपिटल सी के ऊपर नहीं है। सी एच स्मॉल सी के ऊपर तो डोमिनेंट है लेकिन इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, और ये किसी के ऊपर भी प्रभावी नहीं है, ये तो रिसेसिव है। तो डोमिनेंसी ऑर्डर बनता है, प्रभावी क्रम जो है वो बनता है, कैपिटल सी डोमिनेट है सी एच के ऊपर, ये डोमिनेट है सी एच के ऊपर, ये डोमिनेट है किसके ऊपर, स्मॉल सी के ऊपर। ठीक है जी। अब रैबिट में जो कोट का कलर है उसका फिनोटाइप तो मैंने आपको बता दिया, अगाउटी, चिंचिला, हिमालयन, एल्बिनो बनता है। अब जीनोटाइप कितने बनते हैं वो देख लें आप, तो बात करते हैं इसके फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप, जीनी प्रारूप। हाँ जी, फिनोटाइप कितने बने, 4, कौन कौन सा, अगाउटी, नंबर 2 चिंचिला, नंबर 3 हिमालयन, और नंबर 4 बन जाएगा कौन सा, अल्बिनो। ठीक है जी। अगाउटी मैंने क्या बोला था, ये इन तीनों के ऊपर डोमिनेट है,
अगर एलील का जो रूप है डिप्लॉयड इंडिविजुअल कैपिटल सी के साथ कैपिटल सी आएगा तो भी अगाउटी है, कैपिटल सी के साथ सी एच आएगा तो भी अगाउटी है, कैपिटल सी के साथ एच आएगा तो भी अगाउटी है, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आएगा तो भी अगाउटी है। तो अगाउटी के 4 जीनोटाइप बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी 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 एच, कैपिटल सी सी एच और कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है जी। तो ये 4 जीनोटाइप किसके बन जाते हैं? अगाउटी के। चिंचिला इसके ऊपर डोमिनेट नहीं है, इन दोनों के ऊपर डोमिनेट है। तो ऐसी ही 2 एलील आ जाए सी सी एच तो वो भी कैसा है? चिंचिला। और सी सी एच के साथ में सी एच आ जाए या स्मॉल सी आ जाए वो भी कैसा है? चिंचिला। तो चिंचिला के 3 जीनोटाइप बनेंगे। कौन कौन से? सी सी एच के साथ में सी सी एच एलील आ जाए या फिर सी सी एच के साथ में सी एच आ जाए या फिर सी सी एच के साथ में स्मॉल सी आ जाए। ये तीनों ही क्या बनते हैं? चिंचिला बनते हैं। ठीक है जी। हिमालयन इन दोनों के ऊपर डोमिनेट नहीं है, इसके ऊपर डोमिनेट है। तो सी एच के साथ सी एच आ जाए तो हिमालयन है, सी एच के साथ स्मॉल सी आ जाए तो हिमालयन है। हिमालयन की कितनी बन जाएंगी? 2। सी एच के साथ में सी एच आ गया तो हिमालयन है, सी एच के साथ में स्मॉल सी आ गया तो भी हिमालयन है। ये तो केवल अपना प्रभाव तभी दर्शाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। अल्बिनो का एक ही केस बनेगा स्मॉल सी स्मॉल सी। तो देखें आप यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3 2 1। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो रैबिट में जो कोट का रंग होता है, खरगोश में जो देह का रंग होता है, उसके लिए फिनोटाइप तो 4 होते हैं, जीनोटाइप 10 होते हैं। तो नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। ये भी कोट कलर के केस में फिनो कितने आ गए? फिनोटाइप आ जाते हैं भैया 4 और जीनोटाइप कितने आ गए? जीनोटाइप आ जाते हैं भैया कितने? 10। अरे बोलो भाई। तो ये अपनी बात होगी किसकी? मल्टीपल एलील के जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए उन 3 एग्जाम्पल को डिफाइन कर दिया। अब चलो ये तो आपने कोट कलर इन रैबिट या मानव में जो रक्त समूह है उसके लिए जीनोटाइप की संख्या आपने ज्ञात कर ली। ठीक है जी। मानव के रक्त समूह में 6 जीनोटाइप आए थे, यहाँ पर कोट कलर में 10 जीनोटाइप आए हैं। लेकिन आपसे कह दें कि ड्रोसोफिला में नेत्र का रंग जो है वो नियंत्रित होता है 15 एलील के द्वारा, बताइए कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे? तो भैया निकालने बैठोगे क्या? अरे दुनिया लुट जाएगी इतनी देर में। तो 15 एलील का जीनोटाइप, यहाँ पर 4 एलील का जीनोटाइप निकाला है तो ही इतना टाइम लग गया अपने को। तो 15 एलील का जीनोटाइप ऐसे नहीं निकाला जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी तक तो अपने जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 3 की पावर n पढ़ा था। वहां पर n क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट विषम युग्मजीवों की संख्या थी, हाँ या ना? लेकिन वो 3 की पावर n फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर n अगर यहाँ पर लगा दिया, 4 एलील को आपने n मान लिया, ठीक है जी। तो 3 की पावर कितनी कर देनी है? फिर 3 की पावर 4 कर देनी है। और 3 की पावर 4 करोगे इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अरे बोलो भाई। तो 3 3 9 9 3 27 और 27 3 कितना हो जाता है भैया? 81 हो जाता है। तो 81 जीनोटाइप थोड़ी आ रहे हैं, 10 ही जीनोटाइप आ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसकी बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। मेरे साथ साथ मत लिखा करो, पहले समझा करो, उसके बाद वीडियो को रोक कर पूरा उतार लिया करो एक साथ। ठीक है जी। मिटाएं। चलो तो बात करते हैं मल्टीपल एलील के केस में जीनोटाइप, जीनी प्रारूप के प्रकार कितने बनेंगे? आ जाओ। फॉर्मूला क्या है उसका, उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं भैया। बहु एलीलता में जीनोटाइप के प्रकार। टाइप ऑफ जीनोटाइप किसके अंदर है? ये बहु एलीलता में, मल्टीपल एलील में। ठीक है जी। स्टार लगा के लिखना फॉर्मूले को। फॉर्मूला है भैया यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 और यहाँ पर n क्या है? n बराबर एलील की संख्या, एलील संख्या। तो प्रूव करें इस फॉर्मूले को। चलो पहला एग्जांपल ब्लड ग्रुप ले लेते हैं मानव का। ब्लड ग्रुप बताओ जी। ब्लड ग्रुप में n बराबर क्या था? एलील कितनी थी? 3 थी ना। तो जीनोटाइप अगर निकालें तो जीनो क्या आएगा?
n इंटू एन प्लस 1/2, इसका मतलब n 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2, बटे का मतलब डिवाइडेड, यहाँ पर 3 ब्रैकेट में कितना बन गया 4 इंटू 2, 4 3 जा 12, 4 3 12 होते हैं ना, तो 12/2 आ जाएगा भैया, और 12/2 कितना आता है 6। तो 6 प्रकार के जीनोटाइप आए थे ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के केस में। अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो तो रैबिट के केस में निकाल लो। दूसरा रैबिट में जो कोट का रंग है, कोट कलर, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। कोट कलर में n बराबर कितना आया था 4 था ना, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, जीनो का प्रकार क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 4, ब्रैकेट में ऐड होकर कितना हो गया 5/2, 5 चौक 20/2, और 20/2 कितना आता है 10 आता है भैया। क्या 10 जीनोटाइप आया है क्या? ये 10 जीनोटाइप आ गया। तो ड्रोसोफिला वाला और निकाल लो फिर। तीसरा ड्रोसोफिला आई की बात कर लेते हैं। ड्रोसोफिला आई कितनी एलील है, 15 एलील है। फॉर्मूला लगा दो, जीनो कितना आ जाएगा, जीनो का प्रकार, टाइप ऑफ जीनोटाइप आ जाते हैं 15 इंटू 15 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 15, ब्रैकेट का ऐड होकर कितना हो गया 16/2, 2 16 से कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स गया, 15 इंटू 8 कितना होता है भैया 120 होता है। तो 120 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं किस केस में, ड्रोसोफिला के आई कलर के केस में। अरे बोलो भाई, तो ये अपने मल्टीपल एलिलिज्म की बात होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, नॉन एलिलिक जीन अंतःक्रिया की, ठीक है जी। इसको नोट डाउन करें पहले। हाँ तो बच्चों बात करते हैं किसकी, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन अंतःक्रिया। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। पहली बात तो नॉन एलील क्या होती है। एलील का मतलब तो क्या था, समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर जो एलील पाई जाती हैं, जो जीन के विकल्पी रूप उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। नॉन एलीलिक का मतलब क्या है, या तो भिन्न गुणसूत्रों पर ये उपस्थित हो, या फिर समजात गुणसूत्र पर भिन्न लोकस पर उपस्थित हो, समान स्थिति इनकी नहीं होनी चाहिए, क्या कहलाती हैं, नॉन एलील कहलाती हैं, ठीक है जी। तो अंतःक्रिया है किसके बीच की, नॉन एलील के मध्य अंतःक्रिया। कहाँ पाई जाती हैं, या तो भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं ये नॉन एलील, या समजात गुणसूत्र के भिन्न लोकस पर। भिन्न लोकस पर। एलिलिक अंतःक्रिया में भी फिनोटाइप में परिवर्तन आ रहा था, और यहाँ भी जो फिनोटाइप आता है, मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या ऑब्टेन हुआ था अपने को, मेंडल का डाई हाइब्रिड 9:3:3:1, ठीक है जी। यहाँ पर दो अलग अलग जीन की हो गई है, लोकस अलग अलग हो गई इनकी, तो ये डाई हाइब्रिड के केस में देखा जाएगा। और एलिलिक जो केस देखा गया था वो मोनो हाइब्रिड एक लक्षण के केस में देखा गया था, ठीक है जी। तो नॉन एलिलिक के मध्य अंतःक्रिया ये किस में देखी जाती है, डाई हाइब्रिड केस में, ठीक है जी। सबसे पहली मैं बात करता हूं किसकी, एपिस्टेसिस की। एपिस्टेसिस
एपिस्टेसिस का मतलब होता है कोई जीन जो है, कोई प्रभावी जीन या अप्रभावी भी हो सकती है, दो प्रकार बनेंगे इसके आगे चलकर। किसी जीन द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन करना किसी अन्य जीन का, नकारात्मक नियंत्रण दर्शाना किसी दूसरी जीन पर, ये क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता है। डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनता है भैया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? किसी जीन का अन्य नॉन एलिलिक जीन पर नॉन एलिलिक जीन पर नकारात्मक नियंत्रण क्या कहलाता है बच्चों? एपिस्टेसिस कहलाता है। अब ये जो एपिस्टेटिक अफेक्ट है ये दो प्रकार का होता है, प्रभावी एपिस्टेसिस होता है, अप्रभावी एपिस्टेसिस होता है। एक्चुअल में ये जो एपिस्टेटिक अफेक्ट है इसमें होता क्या है वो चीज़ देख लें आप, ठीक है जी। उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ, जैसे ये दो क्रोमोसोम है भैया, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ये दोनों ही। यहाँ पर कोई W जीन पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई Y जीन पाई जा रही है। असमजात गुणसूत्र है ये, ठीक है, असमजात गुणसूत्र हो गए तो ये आपस में नॉन एलील अपने आप ही बन गई। इसका इस Y के ऊपर संदमन प्रभाव होना, ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट होना। संदमन मतलब घटाना, और घटाने का मतलब क्या हो गया? नकारात्मक नियंत्रण, नेगेटिव कंट्रोल हो गया इसके ऊपर इसका, हाँ या ना। तो वो जीन जो संदमन दर्शाती है वो तो एपिस्टेटिक है, और जिसका संदमन होता है वो हाइपोस्टेटिक है। तो इस वाले केस में दो जीन बन जाती हैं भैया, कौन कौन सी? एपिस्टेटिक जीन और हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, एपिस्टेटिक जीन कौन सी? जो नकारात्मक प्रभाव देती है और जिस पर नकारात्मक प्रभाव होता है, ये तो कौन सी हो जाएगी? नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। और इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। ठीक है जी। अब ये जो एपिस्टेसिस है ये दो प्रकार का होता है। एपिस्टेसिस के दो प्रकार हो गए। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक कहलाता है प्रभावी एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और एक कहलाता है अप्रभावी एपिस्टेसिस। अप्रभावी एपिस्टेसिस, ठीक है। प्रभावी एपिस्टेसिस का मतलब हो गया एपिस्टेटिक जो जीन होती है वो डोमिनेंट होती है और हाइपोस्टेटिक जो जीन होती है वो भी डोमिनेंट होती है। तो किसी प्रभावी एलील का दूसरी प्रभावी एलील के ऊपर नकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है? प्रभावी एपिस्टेसिस। अप्रभावी एपिस्टेसिस में एपिस्टेटिक जीन अप्रभावी होगी, रिसेसिव होगी, तो किसी समयुग्मजी अप्रभावी जो एलील होती हैं उनका नकारात्मक प्रभाव किसके ऊपर? दूसरी डोमिनेंट जीन के ऊपर या दूसरी वाली रिसेसिव हो उसके ऊपर भी क्या कहलाता है? ये अप्रभावी एपिस्टेसिस कहलाता है। प्रभावी एपिस्टेसिस कौन सा हो गया?
किसी प्रभावी जीन का अन्य नॉन एलिलिक कहलाएगी वो, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं अपन, नॉन एलिलिक ही पढ़ रहे हैं। अन्य प्रभावी करना है इसको, अन्य प्रभावी नॉन एलिलिक जीन पर क्या नकारात्मक प्रभाव, इसका मतलब यहाँ पर एपिस्टेटिक जीन कौन सी होगी, डोमिनेंट होगी, और हाइपोस्टैटिक कौन सी होगी, पूरा नाम आप लिख लेना, इधर लिखा हुआ है। हाइपोस्टैटिक जीन कौन सी होगी, अदर डोमिनेंट। ठीक है जी, उदाहरण याद रखना है इसका। फल का रंग किसमें, गर्मी के शरबत में, समर स्क्वैश, जो कद्दू वर्ग कुकुरबिटा पीपो इसका एग्जाम्पल बनेगा। तो एग्जाम्पल याद रखना है, गर्मी के शरबत समर स्क्वैश कहा जाता है इसको। गर्मी के शरबत में फल का रंग, ठीक है जी। ये समर स्क्वैश है कौन, इसका बॉटनिकल नेम याद रखें, कुकुरबिटा पीपो। ठीक है जी। इसमें एक जीन होती है डब्लू, जो एपिस्टेटिक जीन है, यही लिख देता हूं मैं। डोमिनेंट जीन कौन सी है, डब्लू जीन है। और हाइपोस्टेटिक जीन जो होती है वो होती है येलो कलर वाली, कैपिटल वाई। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, डब्लू जीन जो है वो एपिस्टेटिक है, इसका कलर कैसा आता है, वाइट आता है। और हाइपोस्टेटिक कौन है, वाई जीन है, इसका कलर कैसा आता है, येलो आता है। जो बच जाएगा उसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है जी। मैंने क्या कहा था, एलिलिक अंतःक्रिया हो या नॉन एलिलिक अंतःक्रिया हो। एलिलिक अंतःक्रिया में तो मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो 3:1 आ रहा था उससे डेविएशन आएगा, उससे अंतर आएगा। नॉन एलिलिक में अंतर डेविएशन किससे आएगा, डाई हाइब्रिड के फिनोटाइप से। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप कितना आया था, 9:3:3:1। ठीक है जी। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, उसी के संदर्भ में ये सारे नॉन एलिलिक चलेंगे। ठीक है, वो चीज़ कौन सी है, मैं मेंडल का डाई हाइब्रिड लिख रहा हूँ यहाँ पर। कितना आया था, 9:3:3:1 आया था भैया। ये 9 कैसे आए थे, राउंड एंड येलो। ये कैसे आए थे, राउंड, आरो का मतलब राउंड एंड ग्रीन। ये 3 कैसे आए थे, रिंग का मतलब रिंकल्ड एंड येलो। और ये एक कैसा आया था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों। इसके कितने जीनोटाइप बन रहे थे, 4 जीनोटाइप बन रहे थे। वो 4 जीनोटाइप कौन कौन से बन रहे थे, R', Y', यही तो बन रहा था। बोलो भाई, यहाँ पर अपने R, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, RY, अरे यही तो बना था ना। दूसरा क्या बना था, पहले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे में एक चेंज किया था, स्मॉल y लगाया था। तीसरे में पहले में परिवर्तन किया था, स्मॉल r लगाया था, दूसरे में कोई चेंज नहीं। और चौथे में क्या किया था अपन ने, चौथे में दोनों में चेंज कर दिया था। अरे ऐसे ही तो निकाले थे ना, ऐसे ही इनके भी अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले जो 4 केस हैं, इन 4 केस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन 4 केस को मैं लिख सकता हूँ R', Y',
इसका मतलब है आर और वाई ये तो आएंगे ही आएंगे। ये देखो जैसे रेड कलर से समझा दूं मैं आपको, आर और कैपिटल वाई तो आएगा ही आएगा, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई। अगर ये कंडीशन होगी तो राउंड येलो बनेगा, नहीं तो राउंड येलो नहीं बनेगा, है ना। और डैश लगाने का मतलब है यहाँ पर कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो केस हैं इन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको 3 वाले को राउंड एंड ग्रीन बोला है, 3 वाले को जो राउंड एंड ग्रीन बोला है, तो उसके लिए आप क्या करो, राउंड के लिए तो आर डैश कर दो, और ग्रीन के लिए जरूरी है आपको दोनों जगह स्मॉल वाई ही करना पड़ेगा। जैसे रिंकल्ड और येलो है, तो रिंकल्ड और येलो के लिए क्या करो, ये तो स्मॉल आर करना ही पड़ेगा, निश्चित है, तभी रिंकल्ड बनेगा। येलो के लिए वाई और वाई डैश कर दो, और रिंकल्ड और ग्रीन के लिए क्या करना पड़ेगा, आर स्मॉल वाई ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये नॉन एलिलिक जीन अंतःक्रिया जितने भी प्रकार पढ़ेंगे वो इनसे डेविएशन होगा। ये वाला जो रूप है आर डैश वाई वाई, आर वाई डैश और आर वाई वाई, ये मैं सब में लिखता हुआ चलूंगा, ओके। अब यहां पर अपन देखें तो W जो है, W डोमिनेट है किसके ऊपर है, Y के ऊपर। W Y के ऊपर डोमिनेट है, इसका मतलब है 9 केस तो ऐसे बनते हैं जिसमें W डैश Y डैश आता है, तो ये कैसा होगा, व्हाइट होगा, सफेद हो जाएगा। तो एक डोमिनेट दूसरी डोमिनेट के ऊपर एपिस्टेटिक इफेक्ट दर्शा रही है तो येलो कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर स्मॉल वाई आ जाए कैपिटल W के साथ में तो भी व्हाइट आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 कैसे बनेंगे, W डैश स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी W का इफेक्ट आएगा, कौन सा, व्हाइट इफेक्ट आ जाएगा। अरे बोलो भाई, ये 9 है, ये 3 है, तो व्हाइट टोटल कितने हो गए, 12 व्हाइट हो गए, 12 व्हाइट। कोई दिक्कत। अगला केस 3 कैसे बनेंगे, स्मॉल W कैपिटल वाई डैश। यहाँ पर कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पर पूरी चीज समझाई है मैंने आपको, ठीक है। तो ये कलर कैसा देगा, कैपिटल वाई की वजह से कलर कैसा आता है भैया, येलो कलर आता है, ये यहाँ पर बता रखा है, कैपिटल वाई की वजह से येलो कलर, तो ये बन जाएगा येलो। और जो बच गया वो ग्रीन, इसका मतलब एक कैसा बनेगा, स्मॉल W स्मॉल वाई, ये कैसा बन गया, ग्रीन। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड में रेशियो 9:3:3:1 आ रहा था, लेकिन यहां पर इसके एपिस्टेटिक इफेक्ट के कारण, W के एपिस्टेटिक इफेक्ट के कारण ये दोनों क्या बन गए, व्हाइट बन गए। इसका मतलब 12 व्हाइट बन गए, 3 येलो बन गए और 1 ग्रीन बन गया। तो अपना रेशियो क्या आ जाता है, डोमिनेंट एपिस्टेटिक का रेशियो आता है 12:3:1। तो ये रेशियो आ गया 12:3:1। अरे कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। 12 कैसे व्हाइट, 3 कैसे येलो और 1 कैसा ग्रीन, ठीक है जी। ये अपना क्या बन गया, प्रभावी एपिस्टेसिस। अप्रभावी एपिस्टेसिस की बात कर लें तो समयुग्म जी अप्रभावी जो जीन होगी, जिसकी 2 एलील जो होंगी, वो दूसरी प्रभावी या अप्रभावी के ऊपर क्या होती हैं, नकारात्मक प्रभाव दर्शाती हैं। समयुग्मजी अप्रभावी जीन दूसरी प्रभावी तथा अप्रभावी नॉन एलिलिक जीन पर नकारात्मक प्रभाव। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक लिख देना पहले। एपिस्टेटिक जीन बनती है अपनी कौन सी, स्मॉल बी, ये वाला केस एपिस्टेटिक जीन का बनेगा, या सिंगल स्मॉल बी भी कह सकते हो।
इसकी वजह से कलर कैसा आता है अभी बताएंगे आपको, एल्बिनो आता है। हाइपोस्टैटिक कैसी बनती है? हाइपोस्टैटिक जो जीन होगी वो कौन सी कहलाएगी? अनोदर डोमिनेंट वाली कहलाती है। अनोदर डोमिनेंट, इसकी अनोदर वाली कौन सी कहलाती है? ए जीन आप कह सकते हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल उदाहरण देखो, कोट कलर इन माइस, चूहिया में बॉडी का रंग जो होता है, कोट कलर इन माइस, तो चूहिया में जो बॉडी का कलर होता है वो आप देखें, अगर ए एंड बी ये दोनों साथ आती हैं तो कलर आता है कैसा? अगाउटी। ठीक है। अकेला बी आता है तो कलर कैसा आता है? ब्लैक। दूसरी डोमिनेट नहीं आएगी तो ब्लैक आएगा। और तीसरा केस, अगर बी आता है तो कलर कैसा बनता है? एल्बिनो बनता है। इस बी के साथ में दूसरी वाली स्मॉल ए आ जाओ या कैपिटल ए आ जाओ, कैसा बनेगा? एल्बिनो बनेगा। ठीक है जी। तो अपने को पता है दोनों डोमिनेट वाला राउंड और येलो कितने बने थे? 9 राउंड येलो बने थे ना। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? ए और बी, 9 तो बनेंगे ए डैश बी डैश। दोनों डोमिनेट साथ आ गई तो कैसा हो गया? अगाउटी। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब एक केस कैसा बने? 3 ऐसे बनेंगे जिसमें क्या आ जाए? स्मॉल ए और कैपिटल बी डैश। ये रिसेसिव है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो फिर कैपिटल बी का इफेक्ट आएगा कैसा? ब्लैक। तो 3 बन जाएंगे ब्लैक। अब 3 ऐसे बनेंगे जो ए डैश स्मॉल बी वाले होंगे, और एक ऐसा बनेगा जो स्मॉल ए बी। मैंने क्या कहा था? स्मॉल बी चाहे डोमिनेट के साथ आ जाओ, स्मॉल बी चाहे ए के साथ आ जाओ। स्मॉल बी क्या है? इसमें एपिस्टेटिक अफेक्ट दर्शाने वाली है। तो इन दोनों ही केस में फिनोटाइप सेम हो जाएगा। वो सेम फिनोटाइप भैया कौन सा होगा? एल्बिनो हो जाता है। ठीक है जी। तो 3 और 1 क्या हो गया? 4 तो हो गए एल्बिनो, 3 हो गए ब्लैक और 9 हो गए अगाउटी। तो अपना रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो कितना आ गया? 9:3:4। 9:3:4। अरे हाँ या ना? 9 तो कैसे हैं भैया? अगाउटी। 3 कैसे हैं? ब्लैक काले हैं। और 4 कैसे हैं? एल्बिनो। ठीक है जी। तो ये अपनी बात होती है किसकी? एपिस्टैटिक जीन की। एपिस्टैटिक में प्रभावी एपिस्टैटिक आ गया, अप्रभावी एपिस्टैटिक आ गया। ठीक है बच्चों। तो ये आज के लेक्चर नंबर 9 की अपनी बात हुई। नॉन एलिलिक जो रिमेनिंग जीन इंटरेक्शन बचे हुए हैं, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, वो अपन कल करेंगे। और उसके साथ ही एलिलिक और नॉन एलिलिक के जो एग्जाम्पल हैं, मिराबिलिस, जलापा वगैरह के, ठीक है, या ब्लड ग्रुप के, इनहेरिटेंस के, वो अपन जो है कल इस लेक्चर के साथ ही करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।